गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं भारत बंधु शर्मा ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि स्टूडेंट्स, आज से हम एग्रीकल्चर केमिस्ट्री प्रारंभ कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के सभी वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम एग्रीकल्चर केमिस्ट्री 12th क्लास के अंतर्गत यूनिट नंबर 12 जो डेयरी केमिस्ट्री के बारे में हम अध्ययन करेंगे। डेयरी केमिस्ट्री के अंतर्गत जो हमारा दुग्ध रसायन है उसके बारे में हम इसके अंतर्गत अध्ययन करने वाले हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब या लाइक ज़रूर करें। और ऑनलाइन क्लास लेने के लिए मोबाइल नंबर मेरे 9783267008 पर संपर्क करें, जिससे आपको ऑनलाइन क्लास और आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व की जा सके। सर्वप्रथम हम जो हमारे दुग्ध रसायन हैं उस यूनिट के बारे में पाठ का इंट्रोडक्शन देखेंगे। और पाठ के इंट्रोडक्शन में हम पहला पॉइंट देखते हैं कि दूध में भोजन के जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। वो होते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन उसमें उपस्थित होती है, वसा उसमें होती है, खनिज पदार्थ होते हैं, विटामिन और जल। ये सभी आवश्यक पोषक तत्व जो भोजन के हैं वो दूध में उपस्थित होते हैं। इसीलिए दूध को संपूर्ण आहार या कंप्लीट फूड हम कहते हैं। तो पहला ही ये पॉइंट है, वो महत्वपूर्ण बिंदु है कि दूध में भोजन के आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो हमें लिखना है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थ, विटामिन और जल। इसीलिए ये सभी आवश्यक पोषक तत्व होने के कारण ही दूध को संपूर्ण आहार की श्रेणी में रखा गया है। सेकंड पॉइंट आता है कि दूध के जो अवयव है वो अवयवों के यदि आपसे नाम पूछे तो उसके अवयवों में आता है हमारा दुग्ध वसा, मिल्क फैट, दुग्धम, लैक्टस, प्रोटीन, खनिज पदार्थ, विटामिन, एंजाइम और जल। ये सभी दूध के मुख्य अवयव होते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा, दूध में दुग्धम के कारण मीठापन होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि दूध मीठा क्यों होता है तो वो होता है हमारा दुग्धम लैक्टस के कारण। और लैक्टोस जो है वो 1 मोल ग्लूकोज और 1 मोल गैलेक्टोज अणु के मिलने से दुग्धम का निर्माण होता है। अगला चौथा पॉइंट आता है कि दूध में सामान्यतः कितने प्रकार की प्रोटीन होती है। तो हमें 3 प्रकार की प्रोटीन दूध में उपस्थित होती है, एक कैसीन, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। तो दूध में कौन कौन सी प्रोटीन है? कैसीन है, एल्ब्यूमिन है और ग्लोब्यूलिन इसमें उपस्थित होते हैं। अगला 5वां पॉइंट आता है, दूध में पाए जाने वाले विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। तो दूध में जो विटामिन पाए जाते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसे विटामिन होते हैं जो जल में घुलते हैं और दूसरे प्रकार के ऐसे विटामिन होते हैं जो वसा में घुलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऐसे विटामिन जो जल में घुलनशील होते हैं। उनमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के थायमिन, राइबोफ्लेविन, बायोटिन, फोलिक अम्ल और पायरिडॉक्सिन तथा विटामिन सी, ये सभी हमारे जल में घुलनशील विटामिन हैं। जबकि वसा में घुलने वाले विटामिनों में विटामिन ए, डी, ई, के। तो हमको याद रखना है ए, डी, ई, के विटामिन कैसे है, वसा में घुलने वाले विटामिन है। ये वसा में तो विलय होते हैं लेकिन जल में अविलय होते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए कि जल में अविलय विटामिन कौन से हैं तो वो हमें लिखने हैं विटामिन ए, डी, ई और के। अगला पॉइंट देखते हैं, गाय के दूध का पीलापन किसके कारण होता है। तो स्टूडेंट्स, गाय का दूध जो पीला होता है वो उसमें उपस्थित कैरोटीन के कारण होता है। संपूर्ण दूध क्या होता है। तो संपूर्ण दूध वह दूध होता है जो स्वस्थ पशु से प्राप्त किया जाता है और जिसके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया हो, ऐसे दूध को हम संपूर्ण दूध कहते हैं। तो संपूर्ण दूध का सीधी सी डेफिनेशन है कि उसे हम स्वस्थ पशु से प्राप्त करें। स्वस्थ पशु को किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, किसी रोग से वो ग्रसित नहीं होना चाहिए। एकदम स्वस्थ अगर पशु है तो उससे जो दूध प्राप्त होगा और उसके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ऐसे दूध को हम संपूर्ण दूध की श्रेणी में रखेंगे। अगला पॉइंट आता है हमारा, विपणत दूध
क्या होता है, तो विपणन दूध क्या है, वह प्रसंस्कृत व सुरक्षित दूध होता है जो व्यक्ति उपभोक्ता को सीधे उपयोग के लिए बाजार में उपलब्ध कराता है। तो ऐसे दूध को हम विपणित दूध की श्रेणी में रखते हैं। अगला पॉइंट है, दूध प्रसंस्करण की कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। तो दूध का जो प्रसंस्करण किया जाता है उसकी निम्न क्रियाएं हैं, जिसके अंतर्गत पास्तुरीकरण, निर्जमीकरण, प्रसातिन, कूलिंग ऑफ मिल्क, ठंडा करना, और समांगीकरण, होमोजेनाइजेशन की प्रक्रिया दूध प्रसंस्करण के अंतर्गत संपन्न की जाती है। अगला पॉइंट आता है, दूध को ठंडा करने की कौन कौन सी विधि है। तो स्टूडेंट्स, दूध को ठंडा करने की दो विधि हम काम में लेते हैं, एक देसी विधि और एक वैज्ञानिक विधि से। अगला पॉइंट है, पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया क्या होती है। तो वह प्रक्रिया होती है पाश्चुरीकरण जिसमें दूध को निश्चित तापक्रम पर निश्चित समय तक रखकर उसके सभी जीवाणुओं को नष्ट कर दिया जाता है, लेकिन दूध के खाद्य महत्व, उसकी गुणवत्ता और क्रीम लेयर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं हम पाश्चुरीकरण। तो पाश्चुरीकरण क्या हो गया, वह प्रक्रिया हो गई जिसमें दूध को निश्चित तापक्रम पर निश्चित समय के लिए रखकर उसके सभी जीवाणुओं को नष्ट कर दिया जाएगा, लेकिन दूध के खाद्य महत्व और क्रीम लेयर में किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस प्रक्रिया को बोलेंगे हम पाश्चुरीकरण। अगला पॉइंट आता है निर्जमीकरण। तो निर्जमीकरण क्या होता है, वह प्रक्रिया है जिसमें दूध को 200 डिग्री सेंटीग्रेड 200 डिग्री फ़ारेनहाइट से 211 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप, कितना ताप, 200 डिग्री फ़ारेनहाइट से 211 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप पर 30 मिनट तक गर्म करेंगे। कितने मिनट तक, 30 मिनट तक जब उसको गर्म करेंगे तो इसमें जीवाणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी और बहुत अधिक समय तक उसको ठंडी अवस्था में हम रख पाएंगे। तो ये प्रक्रिया कहलाती है निर्जमीकरण। अगला पॉइंट आता है कि जो हमारा ताज़ा दूध होता है उसमें अम्लता की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है। तो स्टूडेंट्स, हमको याद रखना है कि ताज़ा दूध जो है उसमें अम्लता की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो 0.12 से 0.14% है। यदि आपसे पूछा जाए कि ताज़े दूध में अम्लता की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो क्या लिखना है हमको, 0.12 से 0.14%। इसके बाद अगला पॉइंट आता है दूध की अम्लता ज्ञात करने का सूत्र। तो दूध की अम्लता ज्ञात करने के दो सूत्र हैं, एक तो हम n/9 और दूसरा हम n/10 के रूप में ज्ञात करते हैं। n/9 सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रयुक्त मात्रा इंटू 0.01। जब हम n/9 लेंगे तो NaOH की प्रयुक्त मात्रा को मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.01 से, और जब n/10 लेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रयुक्त मात्रा को मल्टीप्लाई किया जाएगा 0.009 से, और फिर उसमें दूध की मात्रा का भाग देकर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें दूध में अम्लता की प्रतिशत मात्रा प्राप्त हो जाएगी। तो ये दोनों फार्मूले के माध्यम से हम दूध में अम्लता की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। अगला पॉइंट आता है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा हम दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं। तो अभी यदि आपसे पूछा जाए दूध का आपेक्षिक घनत्व किस उपकरण द्वारा ज्ञात करते हैं, तो उस उपकरण का नाम है लैक्टोमीटर। दूध के इकाई आयतन के भार और समान आयतन के पानी के भार के अनुपात को हम क्या कहते हैं, दूध का आपेक्षिक घनत्व। तो दूध का आपेक्षिक घनत्व क्या हो गया, दूध के इकाई आयतन का भार और समान आयतन के पानी के भार का अनुपात ही क्या कहलाता है, आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। अगला पॉइंट है कि शुद्ध पानी का इकाई आयतन का जो आधार होता है वो सदैव कितना होता है, 1 किग्रा। ये हमें याद रखना है, शुद्ध पानी के इकाई आयतन का आधार कितना लिखना है, 1 किग्रा हमें लिखना है। इसके बाद कुछ ये पॉइंट है जिनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। OLR का मतलब क्या होता है, अवलोकित लैक्टोमीटर पाठ्यांक। CLR संशोधित लैक्टोमीटर पाठ्यांक, और LR का मतलब होता है लैक्टोमीटर पाठ्यांक। और अगला पॉइंट आता है हमारा कि जो दूध का आपेक्षिक घनत्व है वो हमें जब निकालना हो तो 1 +
CLR संशोधित लैक्टोमीटर के पाठ्यांक में हम 1000 का भाग दे देंगे तो हमें दूध का अपेक्षित घनत्व प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स ये एग्रीकल्चर जो केमिस्ट्री है उसका फर्स्ट लेक्चर हमने आज पढ़ा, उसके पाठ की सामान्य जानकारी हमने देखी है, जिसमें से बोर्ड एग्ज़ाम के अंतर्गत प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम कल मिलते हैं पुनः, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो के आपको अलर्ट प्राप्त होते रहें। थैंक यू सो मच।